वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम करता हूँ वाई टी और इंग्लिश ट्यूटर पे। आज के द हिंदू के दोनों एडिटोरियल्स अगर आप देखेंगे थोड़े से लैकिंग है, थोड़े से इररेलेवेंट है अपने कंटेंट में। इसलिए द हिंदू के ही एक 2 दिन पुराने एडिटोरियल को पढ़ने वाले हैं जो हम पहले मिस कर चुके हैं। गुड एंड बैड एआई इसका टाइटल है। ऑफ कोर्स ये आर्टिकल लिखा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, और आपको इस आर्टिकल के अंदर बताया जाएगा रिसेंटली कौन से ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिससे हमें पता लगा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानलेवा है और ह्यूमंस के पास बहुत कम वक्त है इससे पहले कि हम एआई को कंट्रोल कर सकें। चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग आर्टिकल को अपने क्विज के साथ में। क्लास में ट्रांसलेशन में खो मत जाना। ट्रांसलेशन के साथ में इंग्लिश के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, कॉम्प्रीहेंशन है, ग्रामर है, वोकैब है। इस क्विज में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। सॉल्यूशंस इस क्विज के क्लास के लास्ट में करवाऊंगा। जो चीज़ें आपसे शेयर करें उनको ध्यान में रखें और इस क्विज पे आपको अप्लाई करनी है। शुरू करें क्लास को। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है जी गुड एंड बैड। गुड का मतलब अच्छा, बैड का मतलब बुरा। और बात किसकी कर रहा है? ऑन इंडिया एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बात हो रही है भारत की और एआई की, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो इसके अच्छे और बुरे एस्पेक्ट दोनों ही हैं। इंडिया को अच्छे एस्पेक्ट्स को भुनाना है और बैड एस्पेक्ट से अपने को बचाना है। अब इसके टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी इंडिया नीड्स टू हार्नेस द बेनिफिट्स ऑफ एआई वाइल अवॉइडिंग एडवर्स इफेक्ट्स। वही वाली बात है जो ऊपर लिखी गई है। कह रहे जी इंडिया को ज़रूरत है, इंडिया नीड्स। और क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है जी ये हार्नेस करे, ये कंट्रोल करके फ़ायदा उठाए। हार्नेस का मतलब होता है किसी चीज़ पे नियंत्रण लेना, कंट्रोल लेना और फिर उसका फ़ायदा उठाना। और किसको हार्नेस करना है? बेनिफिट्स को करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। और ये काम कब करना है? जब वो अवॉइड कर रहा हो, जब वो बच रहा हो एआई के एडवर्स इफेक्ट से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनप्लेजेंट इम्पैक्ट से। एडवर्स का मतलब होता है बुरा, जो आपके लिए अच्छा ना हो, विपरीत हो, डेट्रीमेंटल हो। तो एडवर्स इफेक्ट से तो बचना है और अच्छे बेनिफिट्स को हमें हार्नेस करना है। सिंपल सेंटेंस। इंडिया आपका सब्जेक्ट है, नीड्स इसकी वर्ब है। हार्नेस वर्ड में आपको भी डिटेल में करवाऊंगा। ये वर्ड बना है कंट्रोल और कंट्रोल करके बेनिफिट लेने के लिए, है ना। एडवर्स का मतलब होता है बुरा, बैड या अनप्लेजेंट। अब जल्दी से आर्टिकल में आगे बढ़ के इस आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालेंगे ताकि अपने इसको स्मूथली पढ़ सकें। एक लाइक और एक शेयर क्लास को ज़रूर से दें। और उसी के साथ में जिन प्यारे प्यारे बच्चों को अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी को बूस्ट देने की ज़रूरत है तो आप फ़ायदा ले सकते हैं वाईटी के कोर्सेज़ का। वाईटी आपकी अपनी ऐप है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक रखा है, इसको डाउनलोड करें। ऐप पे आपको 4 तरह के कोर्सेज़ मिलेंगे, राइटिंग का, यूपीएससी का, एसएससी का और बैंकिंग का। राइटिंग कोर्स के अंदर आपको बेसिक से एडवांस्ड लिखना सिखाया गया है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी फॉर्मेट में। लगभग 80 घंटे का कोर्स है, इसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। इसी तरीके से यूपीएससी कोर्स जो अभी भी लॉन्च हुआ है, इसमें आपको यूपीएससी में या स्टेट पीएससी एग्ज़ाम्स में इंग्लिश में माइग्रेट करवाया जाता है। किसी भी आप मीडियम से आ रहे हो, आप इंग्लिश में अपना आंसर राइटिंग, सी सैट, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, ग्रामर, वोकैब, ये सब चीज़ें सीख सकते हैं इस कोर्स की मदद से। अभी भी कोर्स लॉन्च हुआ है, इसमें पर्सनल मेंटोरशिप का भी फैसिलिटी है। विद पर्सनल मेंटोरशिप ये कोर्स है 4999 का, और विदाउट पर्सनल मेंटोरशिप ये है 1999 का। ऐप पे आपको एसएससी और बैंकिंग के कोर्स भी मिलेंगे। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हैं अगर किसी भी कोर्स से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो। नंबर को नोट कर लें, ऐप को डाउनलोड करें। चलिए अपनी वोकैब शीट है आज की 5 जून की। गुड एंड बैड एआई। 5 वर्ड्स हैं अपने पास, इंसिपिड से लेकर के इन्यूमरेट तक। डिटेल में देखेंगे इनको। इंसिपिड का मतलब होता है फीका। चाहे तो कोई चीज़ स्वाद में फीकी हो, कोई खाने की चीज़ हो, या फिर कोई चीज़ की टोन जो है फीकी हो, है ना, अनइंटरेस्टिंग सी चीज़ हो जिसमें आपको मज़ा ना आ रहा हो। इंसिपिड कोई सब्जी भी हो सकती है और इंसिपिड कोई कहानी भी हो सकती है ना। सब्जी में भी अगर आपको फीकापन लगा तो वो वैसे टेस्टलेसनेस हो गई। कहानी अगर आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगी तो वैसे भी उसमें टेस्टलेसनेस आपको दिखेगी। द ऑडियंस वर डिसअपॉइंटेड विद द इंसिपिड परफॉर्मेंस ऑफ द टीम। ऑडियंस जो थी वो बड़ी डिसअपॉइंटेड थी, दर्शक बड़े जो है निराश थे टीम की फीकी परफॉर्मेंस से, इंसिपिड परफॉर्मेंस से। देख रहे हो, तो परफॉर्मेंस को भी हमने फीका बना दिया है इंसिपिड वर्ड को यूज़ करके। अब इंसिपिड के सारे सिनोनिम्स हैं।
बैनल, ब्लांच, वेपिड, स्टीरियोटिपिकल, हैकनियड और क्लीशे। आज आप बैनल नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। इनसिपिडिटी इसकी नाउन फॉर्म है, इसका मतलब होता है फीकापन, है ना, फीकापन। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। ये है जी इमिटेट। इमिटेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कॉपी करना, किसी चीज़ के जैसा ही डुप्लीकेसी करना, उसकी तरह ही जो है, समझ गए ना, बिल्कुल जो हो रहा है बिल्कुल वैसा का वैसा अपने को करना है, वो इमिटेट करना कहलाता है। पैरट्स कैन इमिटेट ह्यूमन स्पीच। पैरट्स जो हैं कॉपी कर सकते हैं, नकल उतार सकते हैं ह्यूमन स्पीच की, आदमी की बोली की। उनको समझ में कुछ नहीं आता अपनी बोली, बस वो सिर्फ नकल उतारना जानते हैं, जो हम बोल रहे हैं वही तोता दोहराना जानता है। अब ये नकल उतारने को, कॉपी करने को मिमिक करना, सिमुलेट करना और एप करना भी बोलते हैं। आज आप मिमिक नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। मिमिक से ही मिमिक्री बनती है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा ना, अमिताभ बच्चन की मिमिक्री कर रहे हैं, शाहरुख खान की कर रहे हैं, सैफ अली खान की कर रहे हैं। तो ये मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं जो कि इनकी बोली को मिमिक करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल कॉपी या समझ गए ना, डुप्लीकेट इनकी बात करने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड अपना हार्नेस। हार्नेस वर्ड का मतलब क्या होता है, नाउन फॉर्म में किसी जानवर के गले का फंदा, जिसको लेकर के आप उसको पालतू बनाते हो, इधर उधर टहलाते हो, है ना। हार्नेस का वहीं से मीनिंग निकला है वर्ब फॉर्म में, किसी चीज़ को कंट्रोल करके एक्सप्लॉइट करना। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जैसे किसी जानवर के गले में आप फंदा डाल करके, है ना, उसको आप जो है कंट्रोल करते हो, फिर उस जानवर को आप डोमेस्टिकेट करते हो, पालतू बना लेते हो। तो वैसे ही खतरनाक चीज़ों को अगर आप कंट्रोल करके फ़ायदा उठाना सीख लो तो वर्ब फॉर्म में हार्नेस जो है वर्ड अपना यूज हो जाएगा। नेशंस नीड टू हार्नेस न्यूक्लियर पावर टू बिकम एनर्जी सफिशेंट। देशों को ज़रूरत है, नेशंस को ज़रूरत है कि वो हार्नेस करें, कंट्रोल करके फ़ायदा उठाएं न्यूक्लियर पावर का, ताकि एनर्जी सफिशिएंट हो सके, एनर्जी के मामले में इंडिपेंडेंट हो सकें। हार्नेस को यूज़, यूटिलाइज और वील्ड करना भी बोलते हैं। आज वील्ड नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। ठीक है, वील्ड और हार्नेस दोनों ही देखेंगे, इनफैक्ट ये दोनों ही वर्ड्स आने वाले हैं। चलिए अगला वर्ड है एम्बेलिश। ये वर्ड बना है बेल से। बेल से अगर आप कहीं पे कोई डेकोरेशन कर रहे हो, किसी किसी जगह को सजा रहे हो, और आपने वहाँ पे छोटी छोटी घंटियाँ लगा दी हैं, बेल्स लगा दी हैं। किसी जानवर को सजाते हैं ना, तो उसके ऊपर घंटियाँ लगाई जाती हैं। आप देखना कभी सजी हुई गाय होगी, सजी हुई भैंस होगी, तो उसके गले में कुछ घंटियाँ या बेल्स को लगाया जाएगा। यहीं से इस वर्ड को लिया गया है। किसी भी चीज़ को डेकोरेट करने के लिए एम्बेलिश वर्ड को यूज़ करते हैं। अब ये डेकोरेशन हो सकता है फिजिकली हो रही हो, और हो सकता है लिटरली ना होकर के फिगरेटिवली हो रही हो। किसी बात को आप डेकोरेट कर रहे हो, किसी कहानी को डेकोरेट कर रहे हो, है ना। तो एम्बेलिश वर्ड का मतलब होता है सजाना, संवारना या डेकोरेट करना। पीपल टेंड टू एम्बेलिश देयर सक्सेस स्टोरीज टू इम्प्रेस अदर्स विद देयर अचीवमेंट्स। लोगों की आदत होती है सजाने संवारने की, एम्बेलिश करने की, अपनी सक्सेस स्टोरीज को, अपनी कामयाबी की कहानियों को, ताकि इंप्रेस कर सकें वो लोगों को अपनी अचीवमेंट से, अपनी उपलब्धियों से। तो जहाँ पे 100 उन्होंने कुछ किया होता है ना, 100 टाइम्स, उसको वो 1000 टाइम करके बताते हैं, सजा के और संवार के बताते हैं अपनी कहानियों को, ताकि लोगों को लगे कि इन्होंने सक्सेस को बड़ा मुश्किल से पाया है। सजाने संवारने को एडोन करना, ग्रेस करना, ब्यूटीफाई करना, ऑर्नामेंट करना और एग्रेंडाइज करना भी बोलते हैं। आज ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, एम्बेलिश। चलिए लास्ट वर्ड है इसका, इन्यूमरेट। ये वर्ड बना है नंबर से। अगर आप किसी चीज़ को इन्यूमरेट कर रहे हैं ना, तो आप उसको बड़े साफ शब्दों में नंबर्स के अंदर एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, नंबर्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं। मैं कोई भी बात आपसे पूछूं और आप मुझे उसको कहानी की तरह बताओ, मैं आपको बोलूँगा कि इन्यूमरेट करो भाई। मैंने जो आपसे पूछा है उसको नंबर्स में बताओ, है ना, उसको फिगर्स में बताओ, ना कि उसके अंदर आप जो है बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखो। फॉर एग्जाम्पल, द रिपोर्ट इन्यूमरेट्स द इंसिडेंट्स ऑफ चाइल्ड डेथ्स दैट वर कॉज्ड बाय स्टैंडर्ड मेडिसिन्स, सब स्टैंडर्ड मेडिसिन्स। ये जो रिपोर्ट है ये न्यूमरेट करती है, बड़े क्लियरली जो नंबर्स में एक्सप्रेस करती है उन सारे इंसिडेंट्स को, सारी घटनाओं को जो हैं बच्चों की मौतों की, चाइल्ड डेथ्स की, जो कि कॉज्ड बाय थी खराब दवाओं से, सब स्टैंडर्ड मेडिसिन से। तो रिपोर्ट में हर इवेंट को एक नंबर दिया गया है और उसको फिर डिटेल में एक्सप्रेस किया गया है। नंबर 1 इवेंट हैदराबाद, नंबर 2 इवेंट अफ्रीका, नंबर 3 इवेंट मुंबई, है ना। तो ये बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं चाइल्ड डेथ के, आप देखना हिस्ट्री में। तो एक एक इंसिडेंट को इन्यूमरेट किया गया है, नंबर वाइज बताया गया है। अब ये नंबर वाइज अगर इन्यूमरेट करते हैं चीज़ों को, तो इसको काउंट करना और आइटमाइज करना भी बोलते हैं। दोनों का मतलब आप समझते ही हैं। आइटमाइज मतलब आइटम वाइज बताना, काउंट का मतलब है काउंट करना। तो ये वर्ड आर्टिकल में आज आप यूज़ होता हुआ देखेंगे।
चलिए जल्दी से अपने बढ़ते हैं आगे अपने आर्टिकल पे। एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। समरी ये है कि पिछले कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेज़ी से डेवलप की है और अब हमें पता लग रहा है कि एआई जो है इतनी सेफ नहीं है जितना हम सोचते हैं। इसको हार्नेस करना बहुत ज़रूरी है, इसको गले में फंदा बांध करके कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप कंट्रोल आज नहीं कर रहे हैं तो कल वक्त बिल्कुल भी नहीं होगा। एआई बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इस आर्टिकल में थोड़ी चिंता जाहिर की गई है एआई के खतरनाक होने पे, और साथ ही इंडियन गवर्नमेंट को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कुछ सजेशंस दिए गए हैं कि भारत में क्या क्या हो सकता है एआई को कंट्रोल करने के लिए, क्या क्या जो है काम सरकारें कर सकती है। तो ओवरऑल आज की टोन है सजेस्टिंग और वरीसम, है ना, अलार्मिंग। आपको थोड़ा सा इसमें डर, परेशानी और चिंता दिखाई देगी आज के आर्टिकल में। तो वरीसम और अलार्मिंग टोन से आप डर, चिंता बताते हैं, सजेस्टिंग टोन से अपना सजेशन बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कह रहे जी, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई इज एआई दैट कैन क्रिएट न्यू डाटा। कह रहे जी, जो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ऐसी एआई जो कुछ जनरेशन करती है। जनरेशन करने का मतलब समझते हैं? आपने कुछ बताया, इसने कोई पिक्चर बना दी। आपने कुछ बताया, इसने कोई कोड लिख करके दे दिया, कहानी लिख के दे दी, कोई ऐसे लिख के दे दिया। कह रहा है ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो जनरेटिव है, जो जनरेशन करना जानती है, आपकी कमांड पे कुछ जनरेट करके दे सकती है। कह रहा है ये ऐसी एआई है जो क्रिएट करती है नए डाटा को, नई इंफॉर्मेशन को। समझ में आ गया? सिंपल सेंटेंस। जनरेटिव एआई की वर्ब है इज, दैट की वर्ब है कैन क्रिएट, दैट आया एआई के लिए, इसका एंटीसीडेंट है एआई। कह रहा है जी, देर आर मैनी इंस्टेंसेस ऑफ जनरेटिव एआई इन द वर्ल्ड टुडे, मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू जनरेट टेक्स्ट, images and code in response to users request, even if they are capable of more। अब जो बात मैंने आपको बताई थी वही कर रहा है। कह रहा है जी बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे इवेंट्स हैं। और किसके? जनरेटिव एआई के। और कब? हमारी दुनिया में आज, इन द वर्ल्ड टुडे। कह रहे जहाँ पे मोस्ट कॉमनली यूज़ की गई हैं ये जनरेटिव एआई जनरेट करने के लिए पिक्चर्स को, टेक्स्ट को और कोड को। कोड समझते हैं ना, कंप्यूटर कोड्स। और ये क्यों किया गया सब चीज़ें? ये की गई हैं रिस्पॉन्स में, प्रतिक्रिया में, लोगों की रिक्वेस्ट के, यूज़र की रिक्वेस्ट के। कह रहा है ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस हमने देखे हैं। कह रहा है यहाँ तक कि अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केपेबल है, सक्षम है और भी बहुत ज़्यादा कुछ करने के, ऑफ जो है मच मोर। तो ऐसे इंसिडेंट्स तो हम रोज़ देखते हैं कि एआई को अपने कुछ बोलते हैं, ये पिक्चर बना देता है। आप कुछ बोलते हैं, ये आपको लिख के दे देता है, कंप्यूटर का कोड दे देता है। लेकिन आप ये समझो कि ये तो शुरुआत है, इससे इससे ज़्यादा भी इसकी बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं जो हम आज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ बदमाश लोग कर रहे हैं फिर भी, है ना, वो आपको आगे बताएगा। ठीक है, तो कैपेबिलिटीज़ इससे ज़्यादा ही हैं, हम तो अभी आधा ही यूज़ कर पा रहे हैं। इंस्टेंसेस की वर्ब है आर, दे की वर्ब है आर। दे आया है एआई प्रोग्राम्स के लिए। इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल, घटना, एपिसोड, अकरेंस या इंसिडेंट, है ना। कह रहे जी देयर वाइड स्प्रेड अडॉप्शन रियली इम्बेलिश्ड देयर कैपेबिलिटीज लीडिंग टू ऑ देन वरी। कह रहा है उनका जो वाइड स्प्रेड अडॉप्शन है, एआई को हर तरफ जो हमने अडॉप्ट कर लिया है, कह रहा है वो सच में इम्बेलिश करता है, सच में ब्यूटीफाई या डेकोरेट करता है, और अच्छा और बेहतर बना के दिखाता है उनकी कैपेबिलिटीज़ को, उनकी सक्षमताओं को। और ये सारा काम होता है लीड टू करते हुए पहले तो हैरानी की तरफ, ऑ की तरफ, अमेज या डैजल की तरफ, इम्प्रेशन की तरफ, और फिर वरी की तरफ यानी कि चिंता की तरफ। समझ पा रहे हो सेंटेंस? हर तरफ इनका अडॉप्शन हुआ है। अडॉप्शन होने की वजह से हर आदमी इनको यूज़ कर रहा है और इसी चीज़ से उनकी कैपेबिलिटीज़ बड़ी एम्बेलिश हो गई हैं। हम बड़ा डेकोरेट करके बताते हैं, देख यार मैंने एआई को ये बताया, इसने 1 सेकंड में मुझे निकाल के दे दिया। कह रहा है जी इस तरह से जो वाइड स्प्रेड अडॉप्शन है ना, उससे हमें पहले तो अब हो रहा है ओ, पहले तो हम हैरान हो रहे हैं, और फिर जैसे ही हमें समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, फिर हम परेशान हो रहे हैं, वरी हमें दिखाई दे रही है। अडॉप्शन की वर्ब है इम्बेलिश। इम्बेलिश वर्ड को मैंने आपको बताया अभी, घंटियों से जोड़ के रखना। जानवर को जब तैयार किया जाता है तो छोटी छोटी घंटियाँ बांधी जाती हैं डेकोरेट करने के लिए। इम्बेलिश वर्ड का मतलब ये है किसी चीज़ को सुंदर बनाना, डेकोरेट बनाना। ओ का मतलब होता है आपकी हैरानी, किसी चीज़ पे लेकर के आपका, है ना, एकदम आप वो हो जाते हो ना, अमेज्ड हो जाते हो, थोड़े से उत्सुक भी, थोड़े से हैरान भी, है ना, उसको बोलते हैं ओ। कह रहा है जी ओ यहाँ पे नाउन है, ठीक है, लीडिंग टू ओ। आगे कह रहा है जी ओपन एआईज
चैट जीपीटी चैटबॉट मिमिक्स इंटेलिजेंस वेरी वेल सेमीकोलम टुडे इट हैज़ बिकम सिनोनिमस विद द एबिलिटीज ऑफ जनरेटिव एआई एट लार्ज। कह रहे जो ओपन एआई कंपनी है, इसका जो चैट जीपीटी चैटबॉट है, चैटबॉट का मतलब ऐसा बॉट, ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम, ऐसा रोबोट जो आपसे चैटिंग करके आपकी समस्याओं को सुलझाएगा। कह रहा है ये जो चैट बोट है ना, ये मिमिक करता है, ये नकल उतारता है ह्यूमन इंटेलिजेंस की बड़े अच्छे से, वेरी वेल। और कह रहा है आज ये जो है ना बन चुका है, इट हैज़ बिकम सिनोनिमस यानी कि पर्यायवाची, और किसके साथ में, उन एबिलिटीज़ के साथ में जो है जनरेटिव एआई की, मोटे तौर पे एट लार्ज। तो अगर अपने जनरेटिव एआई की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले आपके दिमाग में चैट जीपीटी आएगा, क्योंकि चैट जीपीटी ह्यूमन को बड़े अच्छे से मिमिक या समझ गए ना, रेप्लिकेट करके आपको दिखा सकता है। चैटबॉट की वर्ब है मिमिक्स, इट की वर्ब है हैज़ बिकम। मिमिक का मतलब होता है नकल उतारना। एट लार्ज एक फ्रेज है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है मोटे तौर पे। और एट लार्ज ही फ्रेज का मतलब होता है कोई आदमी जो भगोड़ा हो, फ्यूजिटिव जो एब्सकंडिंग हो, रन अवे हो। जैसे आप बोल सकते हैं द इनफेमस मर्डरर ऑफ द बॉय इज स्टिल एट लार्ज, है ना। ये जो बहुत कुख्यात हत्यारा है इस लड़के का, आज भी फरार है, इज स्टिल एट लार्ज। तो यहाँ पे तो फरार होने वाला मीनिंग हो गया, एब्सकंडिंग या फ्यूजिटिव वाला हो गया। और वैसे एट लार्ज का मतलब होता है मोटे तौर पे, है ना। अब ये एट लार्ज से ही अपने एक इडियम बनाते हैं, जेंटलमैन एट लार्ज। जेंटलमैन एट लार्ज, और इसका क्या मीनिंग होता है भाई? एसएससी बैंक वालों को तो सबको आता होगा इडियम जेंटलमैन एट लार्ज का मीनिंग। चलो डालना कमेंट्स में जिनको याद है। इसका मतलब होता है अ पर्सन या मैन हु हैज़ लॉट्स ऑफ मनी या वेल्थ, हु हैज़ वेल्थ, है ना, सब्सटेंशियल वेल्थ, सब्सटेंशियल वेल्थ, बट नो वर्क टू डू। कुछ लोग होते हैं ना सबस्टेंशियल, है ना, सबस्टेंशियल। कुछ लोग आपने देखे होंगे जो अपने खूब सारा पैसा है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ काम करने को नहीं है, बस घूमते रहते हैं सारा दिन, इधर उधर खाना पीना करते रहते हैं ना, इससे मिल लिया, उसके साथ बैठ लिया। ऐसे लोग कहलाते हैं जेंटलमैन एट लार्ज। अच्छे लोग हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन काम कुछ है नहीं करने को, तो ऐसे घूमते फिरते रहते हैं। ठीक है, चलिए ये इडियम याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आज के क्विज में इडियम आपसे पूछी गई है। कह रहे जी, इन द लास्ट फ्यू ईयर्स AI models backed by neural networks trained on very large data sets and with access to sufficient computing power have been used to do good such as finding new antibiotics and alloys। कह रहे जी पिछले कई सालों में, लास्ट फ्यू ईयर्स में AI के जो मॉडल्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो प्रोग्राम्स हैं, और कौन से प्रोग्राम्स हैं जो हैं इस तरह के, जो कि बैक्ड बाय हैं न्यूरल नेटवर्क से, जो कि बैक्ड है, जिनका सपोर्ट मिल रहा है न्यूरल नेटवर्क से। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं उसी की तरह का एक नेटवर्क इनको AI को भी अपने दे देते हैं, है ना, दिमागी अपना नेटवर्क, जो कि ट्रेंड होता है बहुत बड़े लार्ज डेटा सेट पे, और जिसमें एक्सेस होता है, जिसके पास उपलब्धता होती है सफिशेंट कंप्यूटिंग पावर की, बड़े बड़े कंप्यूटर्स की ताकतों की। कह रहा है ऐसे AI मॉडल्स जो इस तरीके से हमने बनाए हैं, कह रहा है इनको यूज़ किया गया है, दे हैव बीन यूज्ड, कि वो कुछ भलाई करें, टू डू गुड। इन AI मॉडल से हमने खूब भलाई की है मैनकाइंड की। और कैसे? कह रहे हैं कि जैसे फाइंड करना नई एंटीबायोटिक्स को और नए मिश्रण को, अलॉयज़ को। अलॉय समझते हैं ना, कॉपर में आपने स्टील मिला दिया, नया अलॉय बना दिया, है ना, लोहे में कुछ और मिला दिया, उससे स्टेनलेस स्टील बन गया। तो ऐसे अलॉय जो है इन्होंने AI ने बड़े अच्छे अच्छे हमें बना के दिए हैं। अच्छा, और किस लिए यूज़ किया गया भाई? यूज़ किया गया है फॉर क्लेवर एंटरटेनमेंट, और अच्छे से एंटरटेनमेंट के लिए, चतुरता के साथ में मनोरंजन के लिए, एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए, एंड फॉर बैनल टास्क, और ऐसे टास्क के लिए जो बेस वादे हैं, टेस्टलेस हैं, बैनल हैं, रोज़मर्रा के हैं, ऑर्डिनरी है, मंडेन है, जिसमें आदमी को बिल्कुल मज़ा नहीं आता, है ना। ऐसे काम अपन ने कंप्यूटर से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करवाए हैं। कह रहा है जी पिछले कई सालों में हमने यूज़ किया है AI को इस तरीके से, इस तरीके से। कह रहा है लेकिन हुआ क्या? हुआ ये, बट इट हैज़ कॉट अटेंशन मोस्ट नोटेबली विद इट्स एबिलिटी टू फॉल्सिफाई डेटा। कह रहा है लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कॉट किया है, कैच किया है हमारी अटेंशन को, हमारी फोकस को, सबसे ज़्यादा मोस्ट नोटेबली अपनी एबिलिटी के साथ में, जो है झुठलाने की, फॉल्सिफाई करने की डेटा को, यानी इंफॉर्मेशन को।
इन सभी जगह हमने यूज़ किया है, लेकिन यहाँ से हमारी अटेंशन नहीं आई कभी भी एआई को, बस एआई से ही काम करवा रहे थे अपने। अटेंशन तभी आई जब हमें ये पता लगा कि अब ये एआई इतनी शानी हो गई है कि डेटा को झुठला करके भी हमें देने लगी है, अपने हिसाब से झूठा डेटा दे देगी आपको, है ना। एआई मॉडल्स की वर्ब है हैव बीन यूज्ड। अलॉय का मतलब आप जानते हैं मिक्सचर ऑफ टू, ये टू और मोर जो है एलिमेंट्स। बैनल का मतलब होता है फीका, टेस्टलेस, अनइंटरेस्टिंग, मंडेन सा जो कोई काम हो जिसमें ज़्यादा मज़ा ना आए। इट आया एआई के लिए, इट की वर्ब है हैज़ कॉट। कॉट अटेंशन, यहाँ इसका मतलब है हमारी अटेंशन को कैच करना, हमारे है ना ध्यान को खींचना। फॉल्सीफाई का मतलब होता है फैब्रिकेट करना, झूठा करना, फज करना, चीज़ों को गलत करके काउंटरफेट करके बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे द वर्ड इज पास्ट बीइंग एबल टू रिलायबली डिफ्रेंशिएट बिटवीन डेटा दैट फेथफुली रिफ्लेक्ट्स रियलिटी एंड डेटा मेड टू लुक दैट वे बाय बैड फेथ एक्टर्स यूजिंग एआई। कह रहा प्रॉब्लम ये है कि हमारी दुनिया जो है ना वो अभी पास्ट है, पार हो चुकी है इस चीज़ को होने के एबल, इस चीज़ को होने के सक्षम, जो है रिलायबिलिटी के साथ में डिफ्रेंशिएट करने की, फ़र्क करने की दो चीज़ों की, दो टाइप के डेटा के बीच में। पहला वो डेटा जो सही तरीके से फेथफुली रिफ्लेक्ट करता है हकीकत को, यानी कि रियलिटी को, और दूसरा वो डेटा जो मेड टू लुक है, जो ऐसा देखने में बनाया गया है इस तरह का, दैट वे का, और जो है बैड फेथ एक्टर्स के द्वारा, गलत तरह के लोगों के द्वारा जिनका फेथ बैड है, और बनाया गया है एआई को यूज़ करके। इसका सही एग्जांपल है इंफॉर्मेशन, जो आप जो है व्हाट्सएप पे देखते हैं। आप कई सारी ऐसी इंफॉर्मेशन और ऐसी पिक्चर्स और ऐसी वीडियोस आप ढूंढेंगे, नेट पे मिलेंगी आपको, जो देख करके आपको लगेंगी कि वो रियल है, रिफ्लेक्ट करती हैं रियलिटी को, लेकिन एक्चुअल में वो निकलती हैं नकली, है ना। वो एआई ने जनरेट की हुई है। इसको अपने डीप फेक भी बोलते हैं, डीप फेक। आवाज़ भी उसी आदमी की होगी, चेहरा भी उसी आदमी का होगा, लेकिन उस आदमी ने वो बात नहीं कही। तो ऐसा डेटा जो सच है और ऐसा डेटा जो सच जैसा दिखाई देने वाला बनाया गया है बदमाशों के द्वारा, हम इस जगह जो है ना, इस एरिया में हम नहीं बता सकते, हम इस एरिया से अब पास्ट हो चुके हैं। वर्ड की वर्ब है इस, बीइंग यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, निकाल देता हूँ इसको ना। वर्ड इज पास्ट। दैट की वर्ब है रिफ्लेक्ट्स। और कुछ देखने वाला इसमें है नहीं, एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, वो आपको भी करवाते हैं, थोड़ा सा अपने फ्लो बनाएंगे, ठीक है। कह रहे दिस एंड अदर डेवलपमेंट्स लेड अ प्रोमिनेंट ग्रुप ऑफ एआई पायनियर्स टू ड्राफ्ट अ सिंगल सेंटेंस एंड अलार्मी स्टेटमेंट। कह रहे ये जो ऊपर वाली चीज़ है और दूसरी कई डेवलपमेंट्स हैं, वो ले गई बड़े बड़े ग्रुप ऑफ एआई पायनियर्स को, एआई के सबसे आगे जो अग्रणी लोग हैं, जो पायनियर्स हैं, जो एआई के फील्ड में कुछ करके बैठे हैं, उनके ग्रुप को लीड कर गई है। और कहाँ तक कि वो ड्राफ्ट करें, वो लिखें एक सिंगल सेंटेंस और अलार्मी स्टेटमेंट को, एक ऐसी स्टेटमेंट को जो सिंगल सेंटेंस की है और अलार्म को यानी चिंता को पैदा करने वाली है। अलार्मिंग मतलब वरीसम। अब वो स्टेटमेंट क्या है देख लो, दुनिया के जो एआई एक्सपर्ट्स हैं ना, जिन्होंने एआई को बनाया है, उन्हीं की स्टेटमेंट है ये वाली। मिटिगेटिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन from AI should be a global priority alongside other societal scale risks such as pandemic and nuclear war। कह रहा है जी मिटिगेट करना और नरम बनाना, ईज करना, एलिविएट करना एआई से होने वाले एक्सटिंक्शन के रिस्क को, आर्टिफिशियल से होने वाले विनाश के खतरे को। एक्सटिंक्शन मतलब विनाश, चीज़ों का ख़त्म ही हो जाना। कह रहा है ये जो रिस्क है ना, इसको मिटिगेट करना, इस रिस्क को कम करना हमारी एक ग्लोबल प्रायोरिटी होनी चाहिए, वैश्विक प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही साथ समाज की दूसरे रिस्क के साथ साथ, जैसे कि पैंडमिक्स हैं और न्यूक्लियर वॉर है। तो पैंडमिक और न्यूक्लियर वॉर जितना ही आपको तवज्जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देनी है, क्योंकि इससे भी विनाश होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है और इस रिस्क पे भी काम करने की ज़रूरत है। तो ये जो सारी डेवलपमेंट्स है ना, ये डेवलपमेंट्स सबकी सब लीड कर गई दुनिया के सबसे बड़े एआई के एक्सपर्ट्स को इस सेंटेंस को ड्राफ्ट करने तक। दिस एंड अदर डेवलपमेंट्स की वर्ब है लेड, है ना। लेड टू के बाद में हमेशा आप नाउन या वर्ब को देखेंगे, तो लेड टू ड्राफ्टिंग होना चाहिए, लेड टू ड्राफ्ट यहाँ पे गलत है, याद है ना। लीड टू वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो लेड टू ड्राफ्टिंग लिखो। ये ड्राफ्ट लिख करके आपने इस टू प्रेपोजिशन को यहाँ पे ना जो है ऑब्जेक्ट नहीं दिया। अच्छा, मिटिगेटिंग की वर्ब है शुड बी। मिटिगेट करना, चीज़ों को नरम बनाना, ईज या एस्यूएज करना, पेसिफाई करना, मॉडिफाई करना, चीज़ों को आराम बनाना है ना, उसको थोड़ा सा समझ गए ना, उसकी टेंशन को कम करना। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है विनाश,
एक्सटर्मिनेशन, इरेडिकेशन, जब ह्यूमंस या लाइफ खत्म हो जाएगी अर्थ से तो एक्सटिंक्शन कहलाएगा वो। और कुछ देखने वाला है। अलार्मिस्ट का मतलब होता है जिसमें अलार्म हो, जो चीज़ आप में चिंता को पैदा करे, वरीसम हो। चलिए, कह रहा है जी, डिसऑनेस्ट एक्टर्स wielding AI are one of many threats, but the statement is too simple to admit the complexity of human society. कह रहा है डिसऑनेस्ट एक्टर्स जो हैं, बदमाश लोग जो हैं, बैड फेथ के जो लोग हैं, परपेट्रेटर्स हैं, वो विल्ड कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ या यूटिलाइज कर रहे हैं एआई को, जो कि यूज़ कर रहे हैं एआई को। कह रहा है वो लोग जो है ना, कई थ्रेट्स में से एक थ्रेट है, एआई की कई सारी चुनौतियों में से सिर्फ एक चुनौती है। कह रहा है ये लेकिन स्टेटमेंट जो है ना, ये बड़ी सिंपल है, बड़ी ही सीधी है एडमिट करने के लिए, इस बात को समझने के लिए, जो है ह्यूमन सोसाइटी की कॉम्प्लेक्सिटी को, हमारे जो है समाज की पेचीदगी को। समझ पाए सेंटेंस को? एआई से बहुत सारी थ्रेट्स हैं और उनमें से एक थ्रेट तो यही है कि कुछ लोग एआई को गलत तरीके से यूज़ करते हैं। ये सिर्फ एक थ्रेट है, इसके अलावा भी थ्रेट्स हैं। एआई खुद को भी गलत तरीके से यूज़ कर सकती है, ये भी तो थ्रेट है। तो कह रहे हैं जी ये सिर्फ एक ही थ्रेट है कि बदमाश लोग समाज में रहते हैं। कह रहे हैं लेकिन जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है ना, ये बड़ी सिंपल सी है इस बात को समझने के लिए कि हमारी सोसाइटी कितनी कॉम्प्लेक्स है, कितनी पेचीदा है, कितनी इंट्रिकेट है। अब वो आगे पेचीदगियाँ आपको बताएगा। एक्टर्स की वर्ब है आर, विल्ड करना, हार्नेस करना, यूटिलाइज करना, एक्सप्लॉइट करना, किसी चीज़ को कंट्रोल करके उसको, समझ गए ना, बेनिफिट लेना। विल्ड वर्ब और हार्नेस वर्ब एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। स्टेटमेंट की वर्ब है इस। चलिए, अब दो ग्रामर रूल्स हैं, फटाफट इनको देखेंगे। पहला रूल है यहाँ पे मेड टू लुक। पहले खुद से पूछो ये कौन सी स्ट्रक्चर है, मेड टू लुक। चलिए चेक कर लेते हैं इसको। ये कॉजेटिव वर्ब जो मेक है ना, उसको एक्टिव और पैसिव में यूज़ करना इस स्ट्रक्चर से आप सीखेंगे। पॉजिटिव वर्ब मेक क्या करती है, किसी से कोई काम करवाने की बात करती है, मजबूरन। मजबूरन आप मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको मजबूर किया कि आप मेरी मदद करें। आप कोई काम नहीं करके दे रहे हैं, कुछ समझ गए ना, कुछ इस तरीके से आपको फोर्स किया मैंने कि आपने वो काम मुझे करके दिया, तो आपको मैं मेक कर रहा हूँ। यूज़ करके दिखाता हूँ। गब्बर मेड बसंती टू डांस इन फ्रंट ऑफ वीरू। गब्बर ने मजबूर किया बसंती को कि वो नाचे वीरू के सामने। अब ये मेड वर्ब जो है ना, यहाँ पे फोर्स्ड भी लिखा जा सकता है, ठीक है। गब्बर फोर्स्ड बसंती टू डांस इन फ्रंट ऑफ वीरू। लेकिन ध्यान क्या रखना है, फोर्स है, प्रेशराइज है, ये तो इसके साथ में टू इन्फिनेटिव लेती हैं। आई वॉज फोर्स टू डू दिस, मुझे फोर्स किया गया ये काम करने के लिए। लेकिन मेड वर्ब जो है, ये जब भी यूज़ होगी ना फोर्स करने के लिए, इसके साथ में वर्ब का बेस फॉर्म आएगा एक्टिव में। तो ये सेंटेंस एक्टिव में है। गब्बर ने बसंती को फोर्स किया है, गब्बर सब्जेक्ट है, बसंती उसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब का फोर्स वर्ब है। तो यहाँ पे आप मेड वर्ब को यूज़ करेंगे, तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे वर्ब की बेस फॉर्म को। गब्बर मेड बसंती डांस। आ रही बात समझ में? याद करना पड़ेगा ये कॉन्सेप्ट आपको। ये आपको करवाया गया है कॉजेटिव वर्ब वाले चैप्टर में, बेसिक ग्रामर के, है ना। मेक वर्ब है, हैव वर्ब है, गेट वर्ब है, हेल्प वर्ब है, ये सब की सब कॉजेटिव वर्ब्स होती हैं। तो गब्बर मेड बसंती डांस लिखेंगे, टू को यहाँ से निकालेंगे अगर मेड वर्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर इसकी जगह मैं फोर्स वर्ब का इस्तेमाल कर दूं, तो उस केस में मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ गब्बर फोर्स्ड बसंती टू डांस, ठीक है। इस केस में टू लग सकता है, लगना ही चाहिए, इनफैक्ट फोर्स वर्ब अपने साथ लेगी। अब देखो ये जो मेक वर्ब है ना, जो एक्टिव में टू को निकाल देती है, पैसिव में ये टू जरूर ले लेती है, जैसे फोर्स वर्ब ले रही है। यूज़ करके दिखाते हैं आपको। बसंती वॉज मेड डांस बाय गब्बर इन फ्रंट ऑफ वीरू। बसंती को डांस करने के लिए मजबूर किया गया गब्बर के द्वारा वीरू के सामने। अब बसंती सब्जेक्ट है, बसंती के ऊपर काम हो रहा है, बसंती को ही मजबूर किया गया है। पैसिव वॉइस में लिखा हुआ सेंटेंस है, वॉज मेड लिखा हुआ है, वॉज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे ये टू इन्फिनेटिव ही लेगी, यहाँ पे मेड टू डांस ही आपको लिखना पड़ेगा। जैसे ही पैसिव बनता है ना मेक वर्ब का, तो ये वर्ब फोर्स वर्ब की तरह अपने आप को ट्रीट करवाने लगती है। अगर इस सेंटेंस को फोर्स वर्ब को इस्तेमाल करके लिखा जाए, तो वो भी ऐसा ही बनेगा, बसंती वॉज फोर्स्ड, है ना, फोर्स टू डांस या मेड टू डांस। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, एक्टिव के अंदर मेक वर्ब टू इन्फिनेटिव को निकाल देती है, फोर्स वर्ब टू इन्फिनेटिव लेती है, लेकिन पैसिव में मेक वर्ब फोर्स वर्ब की तरह ही टू इन्फिनेटिव लेकर के चलती है। तो यहाँ भी तो वही हुआ है। डाटा विच वॉज मेड टू लुक दैट वे। तो यहाँ पे ये मेड जो है, आप या तो इसको पास पार्टिसिपल समझ लो, पैसिव में होता है वो भी, या फिर यहाँ पे विच वॉज लगा लो, पैसिव वाला क्लोज बना लो इसको। मेड प्लस में वर्ब का टू इन्फिनेटिव, मेड टू लुक,
है ना, जैसे मेड टू डांस, मेड टू लुक। तो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। अब देखो डिटेल में ये कॉन्सेप्ट आधे घंटे का है, आपको पॉजिटिव चैप्टर में अच्छे से करवाया गया है, आप डिटेल में जा करके वहाँ से चेक करें कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट से। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपका ग्रामर में हो चुका है, इसको आज फिर से करेंगे। जो स्ट्रक्चर है 2+में 2 की, पहले 2 T वाला, फिर छोटा वाला 2 जो है बिना सिंगल ओ वाला, ये 2 की स्ट्रक्चर जो है ये सो दैट वाली स्ट्रक्चर के बराबर है। लेकिन फ़र्क क्या है, 2 की स्ट्रक्चर अगर अफर्मेटिव है तो सो दैट वाली नेगेटिव होगी, और अगर 2 की में नोट आ गया ये नेगेटिव है तो सो दैट वाली अफर्मेटिव होगी। समझ रहे हो, 2 इज इक्वल टू सो दैट। अगर ये अफर्मेटिव तो ये नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव तो ये अफर्मेटिव, उल्टा चलती है एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत। यूज़ करके दिखाता हूँ। द स्टोरी वॉज सो एक्सट्रीम टू बिलीव, ये कहानी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम थी जो है बिलीव करने के लिए, इस पर भरोसा करने के लिए, इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम थी कि इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे गलत बना दी है, सो एक्सट्रीम टू बिलीव, हमें मुझे लिखना चाहिए यहाँ पे 2 एक्सट्रीम टू बिलीव। स्ट्रक्चर वैसे ही चलानी पड़ेगी ना, 2 और 2 वाली, 100 और 2 चलाऊंगा तो गलत हो जाएगी। अब इसी स्ट्रक्चर को मैं एक्सपेंड करना चाहूँ सो दैट यूज़ करके, तो मैं लिख सकता हूँ द स्टोरी वॉज टू एक्सट्रीम दैट इट कुड नॉट बी बिलीव्ड। यहाँ पे मुझे सो दैट स्ट्रक्चर को यूज़ करना है, दैट को मैंने लगा दिया है, लेकिन सो की जगह मैं 2 लगा रहा हूँ, तो गलत है, मुझे यहाँ पे सो लगाना पड़ेगा। समझ गए, सही स्ट्रक्चर को यूज़ करो, 2 के साथ में 2 लगाओ, सो के साथ में डैट लगाओ। अब ध्यान से देखोगे तो दोनों सेंटेंस एक ही हैं। स्टोरी वॉज टू एक्सट्रीम टू बिलीव, कहानी बहुत एक्सट्रीम थी मानने के लिए, इसको माना ही नहीं जा सकता था, इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम थी। और यहाँ भी स्टोरी वॉज सो एक्सट्रीम दैट इट कुड नॉट बी बिलीव्ड, कहानी इतनी एक्सट्रीम थी कि इस पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल था, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। यहाँ पे 2 के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सो दैट के बाद में नेगेटिव सेंटेंस लगाया गया है। समझ गए, सेम सेंटेंस डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है। यहाँ पे अगर नेगेटिव नहीं है तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है तो यहाँ पे नेगेटिव। एक और सेंटेंस देखो, द ऑफर वॉज टू लिक्रेटिव नॉट टू एक्सेप्ट फॉर एनीबडी, ऑफर जो है बहुत लिक्रेटिव था, बहुत फ़ायदेमंद था, एक्सेप्ट ना करने के लिए किसी के लिए भी। इतना फ़ायदेमंद था कि इसको एक्सेप्ट करना ही था, हर आदमी ऐसा था जो इसको एक्सेप्ट करेगा, है ना, एवरी वन या एनी वन वुड एक्सेप्ट इट। तो यहाँ पे नहीं एक्सेप्ट करना इसके लिए मुश्किल था। अब इसको मैंने यहाँ पे नोट लगा के 2 के साथ बनाया है। इसी स्ट्रक्चर को मैं सो दैट के साथ भी बना सकता हूँ, और मैं आप सभी को भी चैलेंज की तरह थ्रो करूँगा ये वाला सेंटेंस, इसको सो दैट में एक्सपेंड करना है इसी मीनिंग के साथ में और इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए। सब लोग ट्राई करेंगे। द ऑफर वॉज सो ल्यूक्रेटिव दैट अब आगे क्या लिखोगे आपको चेक करना है, ठीक है। नोट यहाँ लग चुका है, सो दैट में नोट नहीं आएगा, दोनों स्ट्रक्चर्स उल्टी चलती हैं, एक जगह नोट लगे तो दूसरी जगह नहीं लगेगा। कोशिश करो, कमेंट्स में डालो, सही या गलत होता है तो मैं कोशिश करता हूँ आपका जवाब करने की कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, थोड़ा सा ट्विस्टेड कॉन्सेप्ट है, लेकिन बेसिक में जिन बच्चों ने अच्छे से कर लिया मेरे साथ उनका बड़े अच्छे से रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा। इसीलिए बोलता हूँ बेसिक कर लो, बेसिक करने के बाद में ये चीज़ें आपके लिए खेल हो जाती हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है सम स्पेसिफिक कंसर्न्स इन्यूमरेटेड इन अदर कम्युनिकेस आर वर्थ टेकिंग जो है सीरियसली, हाउएवर, कह रहा है कुछ खास कंसर्न्स भी हैं जिनको एक एक करके काउंट करके इन्यूमरेट करके दूसरे कम्युनिकेज में, दूसरी जॉइंट स्टेटमेंट्स में लिखा गया है। कह रहा है ये कंसर्न्स भी वर्थ टेकिंग सीरियसली हैं, इनको वर्थ है, इनकी डिजर्विंग है ना, कि इनको आप सीरियसली टेक करें। हाउएवर यानी कि हालांकि। अब ये कंसर्न्स क्या है, द इनस्क्रूटेबिलिटी ऑफ द इनर वर्किंग्स ऑफ एआई मॉडल्स, देयर यूज ऑफ कॉपीराइटेड डेटा, रिगार्ड फॉर ह्यूमन डिग्निटी एंड प्रिवेसी एंड प्रोटेक्शंस फ्रॉम फाल्सिफाइंग इंफॉर्मेशन। कह रहा है ये सारे कंसर्न्स हैं ये वाले, इनकी इनस्क्रूटेबिलिटी, इनस्क्रूटेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की आप स्क्रूटनी ना कर पाएँ, उसको आप समझ ही ना पाएँ। स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है, जांच। इनस्क्रूटेबिलिटी का मतलब है जांच करने लायक ही नहीं है, आपको हवा भी नहीं लगेगी कि एआई कैसे बनी है, अंदर से कैसे काम कर रही है। तो कह रहे हैं इनकी जो ओपेकनेस है, जो ऑब्सक्योरिटी है, जो पहेली बनी हुई है, इनस्क्रूटेबिलिटी बनी हुई है अंदरूनी कामकाज की, इनर वर्किंग्स की एआई मॉडल्स के। उनका जो इस्तेमाल है कॉपीराइटेड डेटा का, उनका जो रिगार्ड है, जो रिस्पेक्ट है इंसान की डिग्निटी और आदमी की प्राइवेसी को लेकर के, और ये जो प्रोटेक्शंस देते हैं फॉल्सीफाइंग इंफॉर्मेशन से, झूठी इंफॉर्मेशन को बनाने से। आ रही बात समझ में, इन सभी फैक्टर्स को हमें सीरियसली लेना पड़ेगा। कंसर्न्स की वर्ब है आर, कम्युनिके का मतलब होता है जॉइंट स्टेटमेंट। तो एक जॉइंट स्टेटमेंट तो एआई के जो पायनियर्स थे उन्होंने दी है ये वाली, ऐसी जॉइंट स्टेटमेंट्स आपको और भी मिलेंगी।
और भी लोगों को, और भी एक्सपर्ट्स के ग्रुप की आपको, है ना, इस तरह की बातें मिलेंगी। तो कम्युनिके जो वर्ड है इसका मतलब ही होता है कुछ लोगों की मिली जुली स्टेटमेंट। इनिमरेट करना मतलब डिटेल में एक एक करके किसी चीज़ को बताना, है ना, नंबर वाइज, नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, है ना, इनिमरेट करना। वर्थ एक ऐसा एडजेक्टिव इंग्लिश में जो अपने बाद या तो नाउन या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेगा। याद है कॉन्सेप्ट? वर्थ और बिजी दो ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ में या तो नाउन आता है और या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो वर्थ टेकिंग लिखा हुआ यहाँ पे आईएनजी फॉर्म को लगाया गया है। इनस्क्रूटेबिलिटी मैंने आपको बता दिया, किसी चीज़ की स्क्रूटनी ना कर पाने की क्षमता, किसी चीज़ का इतना पहेली जैसा होना कि उसके अंदर जांच ही ना हो पाए। तो एआई मॉडल्स कैसे काम करते हैं आजकल कंपनियों को खुद नहीं पता। गूगल के बीच में खुद ही एक स्टेटमेंट आई थी गूगल के इंजीनियर्स की कि हमें नहीं पता कि गूगल कैसे काम कर रहा है, ये इंजन को हमने शुरू में तो बड़ा सिंपल बनाया था लेकिन ये खुद ही सीख सीख करके अपने हिसाब से अब आगे बढ़ रहा है ना। कह रहा द मॉडल्स बीइंग डेवलप्ड एंड यूज टुडे आर नॉट मैंडेटेड टू टिक दीज बॉक्सेस। कह रहे जो एआई के मॉडल्स हैं जो डेवलप हो रहे हैं और जो इस्तेमाल हो रहे हैं आज, उनको ये मैंडेट नहीं किया गया है, उनको ये ज़रूरी नहीं बनाया गया है कि वो टिक करें ये सभी बॉक्सेस को, वो ये सारी के सारी जो हैं रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करें। टिक द बॉक्स का मतलब होता है किसी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना। जैसे आप कुछ गाड़ी ले रहे हो, आपकी 5 रिक्वायरमेंट्स हैं, गाड़ी सस्ती हो, गाड़ी सफ़ेद रंग की हो, गाड़ी सेफ़ हो, गाड़ी की माइलेज अच्छी हो, गाड़ी का साइज़ बड़ा हो। तो ये 5 बॉक्सेज हैं जो आपने बना लिए हैं। अब हर गाड़ी को बॉक्स टिक करके जो है एक आप रैंकिंग दोगे, है ना, भाई गाड़ी सस्ती है या नहीं, मेरे बजट में है या नहीं, गाड़ी मेरे घर में खड़ी हो सकती है नहीं हो सकती। तो ये टिक द बॉक्सेस का मतलब होता है बॉक्सेस को, रिक्वायरमेंट्स को टिक करना, फुलफिल करना क्राइटेरिया को। तो कह रहा है आजकल के एआई मॉडल्स को ऐसा कोई मैंडेट नहीं मिला हुआ कि वो ये ऊपर वाली सब रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगे ही करें। कह रहा है जी इवन एज देर इज़ नो वे टू अंडरस्टैंड द रिस्क दे पोज। कह रहा है कि यहाँ तक कि जब कोई वे हमारे पास है ही नहीं, कोई तरीका हमारे पास है ही नहीं अंडरस्टैंड करने का उन जोखमों को जो वो हमारे सामने खड़ा करते हैं। बस अंधाधुन एआई को डेवलप किए जा रहे हैं, उसको कोई भी कंट्रोल मैकेनिज्म के सब्जेक्ट टू नहीं कर रहे हैं। हमें तो पता भी नहीं है एआई कैसे काम कर रही है, बस हमें सिर्फ इसको आगे डेवलप करना है ना, इसी होड़ में हम लगे हैं। मॉडल्स की वर्ब है आर नॉट मैंडेटेड। टिक द बॉक्सेस एक ईडियम है, इसका मतलब होता है क्राइटेरिया को फुलफिल करना। वे की वर्ब है इज, दे की वर्ब है पॉज। कह रहे सो इवन एट अ पॉइंट when the computational resources required to run AI models in full coincide with that available in consumer electronics, the world will need at least rolling policies। सेंटेंस लंबा है, इतना ही पढ़ेंगे और इस सेंटेंस में एक आपको एरर मिलेगी, ढूंढ के देखो अगर आपको मिलती है। कह रहा है जी इस प्रकार से यहाँ तक कि एक ऐसे पॉइंट पे जब हमारे कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज जो हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो कंप्यूटेशन के लिए कंप्यूटर फॉर्म में रन करने के लिए, और किसको कह रहा है वो सोर्सेज जो रन है, जो रिक्वायर्ड हैं, जो ज़रूरी हैं, और किस काम के लिए, रन करने के लिए एआई मॉडल्स को। और कैसे, इन फुल यानी पूरे तरीके से। कह रहा है वो सोर्सेज जो हैं, रिसोर्सेज जो हैं कोइंसाइड विद करते हैं, वो बिल्कुल बराबर हैं, बिल्कुल उतने ही हैं। और कितने कोइंसाइड विद करते हैं उन रिसोर्सेज के साथ में दैट जो अवेलेबल हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पे। तो कह रहा है कि आज एक ऐसे पॉइंट पे हम, जितना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करने के लिए कंप्यूटर पावर की ज़रूरत है, उतनी कंप्यूटर पावर हर आदमी के घर पे पड़ी है ना, हमारे लैपटॉप में, हमारे मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन में। कह रहा है ऐसे एक पॉइंट पे जब दोनों पावर्स कोइंसाइड कर रही हैं, कह रहा है तब वर्ल्ड को ज़रूरत होगी कम से कम रोलिंग पॉलिसीज़ की, ऐसी चेंजेबल पॉलिसीज़ की। रोलिंग पॉलिसी मतलब जो चेंज हो सके। कह रहा है दैट कीप द डोर ओपन फॉर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस टू स्लैम द ब्रेक्स ऑन डेंजरस एंटरप्राइजेस। कह रहा है जो कि दरवाज़ा ओपन रखेंगी, कीप करेंगी डोर द ओपन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के लिए, सरकारी संस्थाओं के लिए, कि वो स्लैम द ब्रेक्स करें, वो रोक सकें, होल्ड कर सकें डेंजरस एंटरप्राइजेस को, खतरनाक जो है उद्यमों को, खतरनाक इनिशिएटिव्स को। बात समझ पा रहे हैं इसको? आज तक हमारी समस्या ये थी कि हमारी कंप्यूटेशनल पावर बहुत कम होती थी, है ना, ये एआई वीआई चलाना हो तो आम आदमी के बस का ही नहीं था, बड़े कंप्यूटर सही होते थे। लेकिन आज हर आदमी की जेब में स्मार्टफोन है, कंप्यूटर के अंदर 20 GB की रैम आ रही है बढ़िया अच्छे प्रोसेसर के साथ में। तो 20 GB के रैम के जब कंप्यूटर आ रहे हैं तो एआई को रन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो बड़े अच्छे से कोइंसाइड हो रही हैं हमारे बाज़ारों में कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सामान रखे हैं उनके साथ। तो हर आदमी के पास एआई चलाने का मौका है। तो ऐसे एक वक्त पे जब एआई सबकी जेब में आ गई है, इतनी पावर भी हमारे डिवाइसेस में आ गई है, तो हमें कम से कम पॉलिसीज ऐसे बना के रखनी है कि हमारी सरकारी संस्थाओं को हमेशा
ये पावर मिली रहे कि वो झटके से रोक सकें ऐसे किसी भी एआई प्रोग्राम को जो हमारे लिए डेंजरस जो हो, है ना, डेंजर को पैदा करता हो। मीनिंग समझ गए सेंटेंस का? रिसोर्सेज की वर्ब है कोइंसाइड विद, रिसोर्स कोइंसाइड विद करते हैं, बराबर हैं, अलाइन विद करते हैं, है ना। अच्छा, कंप्यूटेशन मतलब जो कंप्यूटर की फंक्शनिंग से रिलेटेड हो। वर्ड की वर्ब है विल नीड, दैट आया है पॉलिसीज के लिए, पॉलिसीज के लिए दैट की वर्ब है कीप, पॉलिसीज प्लूरल है इसे दैट की वर्ब भी प्लूरल है। स्लैम द ब्रेक्स का मतलब होता है अचानक से ब्रेक मार के किसी चीज़ को रोकना। चलिए, सेंटेंस में एरर कहाँ है वो आपको बता देते हैं। सेंटेंस में एरर आपको मिल रही है इस दैट वर्ड में। भाई रिसोर्सेज को रिसोर्सेज से कंपेयर किया जाए, रिसोर्सेज कोइंसाइड विद रिसोर्सेज, रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे मुझे दैट की जगह दोज लगाना चाहिए क्योंकि मुझे रिसोर्सेज प्लूरल को प्लूरल नाउन से कंपेयर करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? रिसोर्सेज कोइंसाइड विद दोज अवेलेबल इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दैट दोज वाला जो कॉन्सेप्ट आप जानते हैं वही वाला आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना था। कह रहा है जी एट दिस टाइम द इंडियन गवर्नमेंट शुड प्रोएक्टिवली लॉन्च एंड मेंटेन एन ओपन सोर्स एआई रिस्क प्रोफाइल। कह रहा है जी इस वक्त पे भारत सरकार को आगे बढ़ के प्रोएक्टिवली लॉन्च और मेंटेन करना पड़ेगा एक ऐसी रिस्क प्रोफाइल को जो ओपन सोर्स है, जो सबके सामने खुली है। और ये किसके लिए है? एआई के लिए, है ना। एक डेटाबेस सा बनाओ, एक रिस्क प्रोफाइल बनाओ कि कौन सी एआई में कितना खतरा है, किस टाइप का खतरा है, और ये सबके पास अवेलेबल हो। सब लोग इसको चेंज भी कर सकते हो अपने अपने, समझ गए ना, उसके हिसाब से, अपनी अपनी समझ के हिसाब से। अच्छा, और क्या करना है भारत सरकार को? भाई पहला काम तो था लॉन्च और मेंटेन करने का। दूसरा काम है शुड सेटअप सैंड बॉक्स R&D इन्वायरमेंट्स टू टेस्ट पोटेंशियली हाई रिस्क एआई मॉडल्स। सरकार को सेटअप करना पड़ेगा सैंड बॉक्स R&D इन्वायरमेंट्स को। सैंड बॉक्स R&D इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होते हैं जो बिल्कुल इंसुलेटेड है रियलिटी से, हमारी दुनिया से। एकदम अलग थलग ऐसे सिस्टम को डेवलप करना होगा जो कि टेस्ट कर सके संभावित तौर पे ज़्यादा जोखिम वाले एआई मॉडल्स को, है ना। ऐसा भी करना पड़ेगा। और क्या करना होगा? शुड प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्लेनेबल एआई। प्रमोट करना पड़ेगा डेवलपमेंट को ऐसी एआई के जो एक्सप्लेन की जा सकती है, जो कि समझी जा सकती है। एंड शुड डिफाइन सिनेरियोज ऑफ इंटरवेंशन। डिफाइन करना पड़ेगा उन सिनेरियोज को जिसमें सरकार इंटरवीन करेगी, हमारी मदद के लिए आगे आ सकती है। एंड कीप अ वॉचफुल आई, एक वॉचफुल आई को कीप करना होगा, निगरानी भरी नज़र रखनी होगी। ये सारे काम इंडियन गवर्नमेंट को करने की ज़रूरत है इस वक्त पे, समझ गए। लॉन्च एंड मेंटेन, देखो इंडियन गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, इसकी सारी वर्ब्स हैं। शुड हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब सबकी सब शुड से जुड़ी हुई हैं। शुड लॉन्च, शुड मेंटेन, शुड सेटअप, शुड प्रमोट, शुड डिफाइन और एंड शुड कीप, है ना। चलिए, सैंड बॉक्स R&D इन्वायरमेंट मैंने आपको बता दिया। ऐसे R&D इन्वायरमेंट जो बिल्कुल अलग हैं, इंसुलेटेड हैं, रेस्ट्रिक्टेड हैं, आइसोलेटेड हैं हमारी रियल दुनिया से। वहाँ पे आप एआई को टेस्ट करोगे, अगर वो ख़राब भी गई तो उस एनवायरनमेंट को आप डिस्ट्रॉय कर दोगे, है ना। हमारी दुनिया तक वो जो रिस्क है उस एआई का कभी भी नहीं आएगा। कह रहे जी इनएक्शन इज जस्ट नॉट एन ऑप्शन। कह रहे शिथिलता जो है, इनएक्शन जो है, वो अब कोई ऑप्शन नहीं है। हाथ पे हाथ धरे बैठना कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। अपार्ट फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस इट कुड रेंडर इंडिया मिसिंग द हार्नेसिंग एआई फॉर द गुड बस। कह रहे जी ये इसलिए क्योंकि साथ ही साथ अपार्ट फ्रॉम उस पॉसिबिलिटी के जो है एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस की, बुरे परिणामों की, कह रहे वो तो है ही है। उस पॉसिबिलिटी के साथ ही साथ जो इनएक्शन है ना, ये रेंडर कर देगा, ये बना देगा इंडिया को मिस करने वाला उस बस को, उस अपॉर्चुनिटीज़ को, उस बैंड वैगन को जो है हार्नेसिंग एआई फॉर गुड का, जो है कंट्रोल करके फ़ायदा लेने का एआई को लोगों की भलाई के लिए। अरे बात समझ में? मिस द बस एक इडियम होती है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है किसी अपॉर्चुनिटी को मिस करना। आपने बस अगर आपकी मिस हो गई तो आपको जहाँ जाना था आप लेट हो जाओगे, है ना। तो मिस द बस मतलब कहीं जाने की अपॉर्चुनिटी मिस करना। ये जो बस है ना, इस बस का नाम है हार्नेसिंग एआई फॉर गुड, एआई को अच्छे से इस्तेमाल करना लोगों की भलाई के लिए। तो ये वाली अपॉर्चुनिटी भारत मिस कर देगा और बुरे परिणाम तो हैं ही एआई के, अगर हमने इनको कंट्रोल नहीं किया। चलिए, इनएक्शन की वर्ब है इस, इट की वर्ब है कुड रेंडर। इट आया है इनएक्शन के लिए। रेंडर का मतलब होता है किसी को कुछ बना देना, है ना। इंडिया को ये बना देगा मिस करने वाला, यानी मिसिंग। चलिए, इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, फुल ऑफ लर्निंग लेसन्स है, बहुत इजी भी नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है। आ जाओ जल्दी से अपने क्विज़ पे। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इनस्क्रूटेबिलिटी का क्या मीनिंग है एआई के कॉन्टेक्स्ट में, जैसा कि इस पैसेज में बताया गया है। तो 5 प्रोपोजिशन आपके सामने रखे गए हैं। लैक ऑफ कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज,
डिफ़िकल्टी इन डिस्ट्रॉइंग रोग एआई मॉडल्स, इनएबिलिटी टू जनरेट न्यू डाटा। इन पांचों में से इनस्क्रूटेबिलिटी क्या मीनिंग रखती है एआई के लिए? अच्छे से आपको आर्टिकल में करवाया है, सबको आता ही होगा। फर्स्ट कमेंट में मेरा आंसर डाल रहा हूँ मैं, वहाँ से मैच कर लेना, ठीक है। फर्स्ट को आप खुद से अटेम्प्ट करो। सेकंड में आपसे पूछा है व्हाट कुड पॉसिबली मोटिवेट द ऑथर ऑफ द पैसेज टू सजेस्ट द सैंडबॉक्स R&D इन्वायरमेंट्स टू टेस्ट हाई रिस्क एआई मॉडल्स। इनमें से कौन सी चीज़ ने संभावित तौर पे मोटिवेट किया है इस आर्टिकल के लेखक को कि भारत सरकार जो है सैंड बॉक्स R&D इन्वायरमेंट्स बनाए ताकि एआई मॉडल्स को वो टेस्ट कर सके। मतलब दूसरे शब्दों में ये पूछ रहा है आपसे, सैंड बॉक्स R&D इन्वायरमेंट का मीनिंग आप समझते हो या नहीं समझते हो? तो बताओ भाई क्या रीज़न है चारों में से कि सैंड बॉक्स एनवायरनमेंट हमें चाहिए। गहरा क्वेश्चन है, मेंस लेवल का है, आपको मीनिंग इसका बताया हुआ है, उस मीनिंग को अप्लाई करना है सही ऑल्टरनेटिव को चूज़ करने के लिए। फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के नीचे आंसर रखा है, पहले खुद से निकालो फिर मेरे आंसर से मैच करो। हिंट के साथ में आंसर डालता हूँ मैं, है ना। थर्ड में पूछा है कोई ऐसी चीज़ जो फीकी हो अपने नेचर से, उसको क्या बोलते हैं? तो बहुत सारे वर्ड्स हैं इसके लिए, कोई भी एक दो लिख दोगे आपका आंसर हो जाएगा, वन वर्ड। चौथे में फ्रेज पूछा है एट लार्ज का क्या मीनिंग है? तो दो मीनिंग आपको बताए गए हैं, दोनों में से कोई भी मीनिंग लिख सकते हैं। पांचवा क्लोज टेस्ट है, आपसे यहाँ पूछा है मेक वर्ब को कैसे यूज़ किया जाएगा, है ना, पॉजिटिव फॉर्म में। तो पॉजिटिव फॉर्म में बताओ कैसे यूज़ करें। छः में पूछा है जी वर्थ नाम का एडजेक्टिव अपने बाद वर्ब की कैसी फॉर्म लेता है? तो आपको यहाँ पे वर्थ एडजेक्टिव के हिसाब से सही ऑल्टरनेटिव को चूज़ करना है। करवाया ना, तो दो एडजेक्टिव हैं वर्थ और बिजी, इनकी कुछ खासियत है, तो वो खासियत के हिसाब से सही वर्ब को लगाना है। वर्ब भी सही आएगी और उसका मीनिंग भी सही आना चाहिए, है ना। सातवें आठवें में दो एरर्स हैं। फर्स्ट एरर आपको मिलेगी इस पोर्शन में और सेकंड एरर आपको मिलेगी इस पोर्शन में। दोनों को आंसर्स को सातवें आठवें को भी कमेंट सेक्शन में आप देखेंगे। चेक करो अपने आंसर्स को मेरे से, 8 में से कितने मार्क्स पहले ज़रूर से बताना। किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो तो लिख सकते हैं, कोशिश करेंगे आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करने का। मुलाकात लेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन, कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।